Hello dear students, I am Saurabh Kumar Pandey and I am teaching from past so many years General Studies section for various UPSC exam like UPSC Civil Services, Engineering Services and other state exam also. आज हम डिस्कस करना चाहते हैं जीएस पेपर के बारे में कि हमारी जीएस को लेकर अप्रोच क्या होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी मैसेज आए स्टूडेंट्स के कि सर जीएस पेपर को लेकर अप्रोच क्या रखें, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा टारगेट रहता है कि गेट भी हमें देना है और साथ में ईएस की भी तैयारी करनी है। तो स्टार्टिंग में तो टाइम हमारे पास होता है, हम कहीं ना कहीं बैलेंस कर पाते हैं, पर जैसे जैसे हम सब्जेक्ट और कवर करते जाते हैं, प्रिपरेशन आगे प्रोसीड करते जाते हैं तो हमें टाइम कम पड़ने लगता है, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं, नोट्स भी रिवाइज करने हैं, नए सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं और सिलेबस बहुत वास्ट है, क्योंकि टेक्निकल भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, फिर नॉन टेक में भी 10 टॉपिक हमें करने हैं और कुछ ब्रांच में सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी के बारे में हम बात करें कि जो ये कन्फ्यूज़न है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। 1 ईयर में अगर हमें ईएस निकालना है और गेट भी हमें साथ में देना है तो हम प्रिपरेशन कैसे करें, प्लानिंग कैसे करें। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गेट और ईएस मैक्सिमम स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको दोनों पेपर देने ही हैं। 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनको दोनों पेपर देने हैं। तो सबसे पहले हमें फोकस ज़्यादा करना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, टेक्निकल हमें ज़्यादा पढ़ना है। नॉन टेक एरिया साथ में कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जीएस के लिए हम एक बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी बनाएं जो बिल्कुल इफेक्टिव हो। 100% फुल प्रूफ प्लानिंग करें कि कैसे हम साथ साथ जीएस को तैयार करते रहें और टेक्निकल हमारा हैम्पर नहीं हो। कैसे हम मैनेज करें, दोनों को बैलेंस कैसे बनाएं कि टेक्निकल को हैम्पर किए बिना जीएस वाला एरिया हम प्रिपेयर करते जाएं। देखिए तो मेरा अपनी एनालिसिस ये है एग्जाम को लेकर। जीएस पेपर में सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि जो बिगिनर लोग भी देख रहे होंगे वीडियो, तो सबसे पहले हम कोई भी एग्जाम, चाहे हम ईएस की प्रिपरेशन करें चाहे हम एएस की प्रिपरेशन करें, प्रीवियस ईयर पेपर को हम एनालाइज करें, सबसे पहला काम, और सिलेबस साथ रख के बैठें। तो पहले आप सिलेबस को पूरा समय दें, उसको एनालाइज करें, एग्जाम की स्कीम को देखें, कौन कौन से एरिया कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, कितने राउंड में एग्जाम होगा, और प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद फिर हम एनालिसिस करना शुरू करें। सिलेबस आपने एनालाइज कर लिया, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, 19, 18, 17, 16, 15 इस ऑर्डर में चलना है, क्योंकि कई बार हम गलती करते हैं कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में पेपर को एनालाइज करते हैं। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो एग्जाम में पहले आता था, अब वो क्वेश्चन नहीं आते, वो ऑब्सोल्यूट हो चुका है। तो 15 ईयर बैक कोई टॉपिक आता था और अब वो नहीं आ रहा, लास्ट 10 ईयर में नहीं पूछा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो रिपीट करेगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, मेरा लॉजिक सिर्फ यही है कि जो करंट ट्रेंड है एग्जाम का उसको हम पहले एनालाइज कर लें। तो पेपर ऑलवेज सॉल्व भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहिए और हमें एनालाइज भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहिए। उससे हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि कौन से एरिया है जहां पर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अब इसमें हम जीएस को कैसे प्लान करें। जीएस में यूपीएससी ओनली गिवन 1 हिंट कि 5 to 15% दे विल आस्क फ्रॉम ईच टॉपिक, इतना यूपीएससी में लिखा हुआ है। तो 5 to 15% उन्होंने बोला है, मतलब मिनिमम 10 टॉपिक जो उन्होंने लिखे हैं, उन 10 टॉपिक में मिनिमम 10 मार्क्स आ सकता है और मैक्सिमम वो 30 मार्क्स पूछ सकते हैं एक टॉपिक से। तो टोटल 10 सब्जेक्ट में 10 सब्जेक्ट हैं जीएस पार्ट में, 5 to 15% वेटेज फिक्स किया हुआ है, मतलब हर टॉपिक से वो मिनिमम 10 मार्क्स या मैक्सिमम 30 मार्क्स पूछ सकते हैं। अब उसमें आप किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। और एक चीज़ और जो आपने शायद कई लोगों को नहीं पता होगा, एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यूपीएससी ने पहले भी रखा हुआ था और वो अभी भी है। अगर आप आरटीआई वगैरह फाइल करके पता करेंगे तो उसमें वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि पहले भी यूपीएससी 15% मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉलो करता था। कि जैसे कि टेक्निकल सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, 300 में से 290 मार्क्स ले आए, और जीएस में आप 5 मार्क्स लाए, तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस नहीं हुआ तो भी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। कट ऑफ तो आपकी कंबाइंड होगी, पेपर जीएस पेपर और टेक्निकल जो ऑब्जेक्टिव आपका होगा, कट ऑफ कंबाइंड ही बनेगी, पर एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा गया है, जस्ट लाइक पासिंग मार्क्स, जो जीएस में भी है और टेक्निकल में भी है। वो मुझे लगता है कि अभी भी शायद 15% ही रखा है इन्होंने, तो वो कई लोगों को नहीं पता, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा, जीएस को हम कैसे वर्कआउट करें। जीएस में सबसे पहले हम प्रायोरिटी वाइज एक लिस्ट बना लें
और उन टॉपिक को कहीं ना कहीं बैलेंस करें जो कहीं ना कहीं गेट में हमें बेनिफिट करते हों और वो टॉपिक हमें ईएस में बेनिफिट करते हों। तो प्रायोरिटी वाइज जिसमें कोई डाउट नहीं है कि जब हम प्रिपरेशन शुरू में हमें टाइम मिल रहा है और प्रिपरेशन हमारी चलती जा रही है, तो हम एफर्ट स्टार्टिंग में उन एरिया पे करें जो हमारा गेट में भी आएगा और ईएस में भी कॉमन है, ताकि वो सब्जेक्ट हमारे साथ साथ प्रिपेयर हो जाएं और हमारे गेट की भी प्रिपरेशन साथ साथ चल रही है। तो मेरी एडवाइस ये है, सबसे पहले हम मैथ्स और एप्टी एरिया को स्ट्रॉन्ग करें। ईएस के पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स का वेटेज 20 मार्क्स के अराउंड होगा और एप्टी अराउंड 14 मार्क्स का होगा। अगर एप्टी 20 का हो जाएगा तो फिर मैथ्स 14 का हो जाएगा। आप रफली इतना मान के चल सकते हैं कि मैथ्स प्लस एप्टी कंबाइंड वेटेज इट विल बी अराउंड 34 मार्क्स। और एज एन इंजीनियर आपने IIT JEE में मैथ्स पढ़ा हुआ है, फिर आपने 11th-12th में मैथ्स पढ़ा, बीटेक 3 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, और अगर आप मैथमेटिक्स में कंफर्टेबल फील नहीं करोगे तो फिर एज एन इंजीनियर आपके लिए और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है जो आपने इतना पढ़ा हो। तो मेरा मानना है कि मैथ्स एप्टी आप अच्छा कर सकते हैं। हाँ, डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो लोग अदर टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक एप्टी आप अच्छा कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में वो टॉपिक आप सेलेक्ट कर लें जो बहुत ज़्यादा लिंक नहीं हो रहे हैं, जैसे कैलकुलस है। अब कैलकुलस आपको 1 मंथ में बड़ा मुश्किल होगा करना, क्योंकि आपको उसका बैकग्राउंड भी चाहिए। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, पर मैट्रिक्स हो गया या प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है या वेक्टर है, ये आप कम टाइम में भी तैयार कर सकते हैं। पर पहले आप एप्टी फोकस कर लें और कुछ थियोरेटिकल सब्जेक्ट कर लें। फिर मैथ्स को करना इसलिए पड़ेगा, अगर आपको गेट देना है तो मैथ्स तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स के बिना गेट में अच्छा स्कोर करना है, रैंक ला पाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। अब इसमें मैथ्स हो गया, एप्टी हो गया, और इलेक्ट्रिकल वालों को एक बेनिफिट और है कि ये टॉपिक आपका इलेक्ट्रिकल मेंस में भी आएगा। तो 3 जगह पे आपको हेल्प कर रहा है, ईएस प्रीलिम्स गेट में और इलेक्ट्रिकल मेंस में। तो मैथ्स एप्टी ये 2 एरिया में तो डाउट ही नहीं, आपको तैयार करना ही है। थर्ड टॉपिक आप कर सकते हैं एनवायरनमेंट। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि उसका वेटेज बहुत हाई है। लास्ट 3 ईयर में 19 में भी, 18 में भी और 17 में भी ये 24 मार्क्स से ऊपर आया है। 17 के पेपर में इसका वेटेज 32 मार्क्स था, जबकि 15% यूपीएससी ने मैक्सिमम बोला है, उससे भी ज़्यादा पूछा था। 18 के पेपर में इसका वेटेज 26 मार्क्स का है और 19 के पेपर में 24 मार्क्स का आया था। नेक्स्ट ईयर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 प्लस रहेगा, 20 से कम नहीं, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक भी है और सराउंडिंग में लगातार न्यूज़ में भी है चीज़ें, और आसान सब्जेक्ट है, कम टाइम में आप प्रिपेयर कर सकते हैं और इसमें क्वेश्चन में गलतियां भी नहीं होती, क्लियर एरिया है, आप आसानी से गेस कर सकते हो क्वेश्चन। जो 3 इयर्स का पेपर आप देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में टॉपिक है लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, स्मोक, एसिड रेन, पॉल्यूशन, सोलर एनर्जी, इस एरिया पे क्वेश्चन बन रहे हैं। कन्वेंशंस, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये टॉपिक आपसे बन जाएगा। और क्योंकि मैं इसको पढ़ाता भी रहा हूँ तो मैंने आपको नोट्स वगैरह भी अवेलेबल कराए हुए हैं, उसमें सब चीज़ें मेंशन्ड भी हैं, एक लाइन उसमें लिखी भी हुई है। इसके बाद आप कर सकते हैं मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में मैकेनिकल को थोड़ा ज़्यादा फेवर कर रहा है, क्योंकि 50% एरिया मटेरियल साइंस का मैकेनिकल का है और कुछ पार्ट इसका एसी इलेक्ट्रिकल की तरफ से है। पर लास्ट 3 ईयर के पेपर में मेरा अपना एनालिसिस ये रहा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो मटेरियल साइंस से आए हैं वो मैकेनिकल की तरफ से आए हैं, थोड़ा सा मैकेनिकल को उसमें एडवांटेज है। अगला टॉपिक आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्ट, सीपीएम, टेंडरिंग, प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट एस्टिमेशन, ये एरिया मैकेनिकल वाले गेट में भी पढ़ते हैं और आपका ईएस में भी है, और सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए भी कॉमन एरिया है, वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मेन सब्जेक्ट भी है। तो ये टॉपिक भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगला टॉपिक आप कर सकते हैं स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी। स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ये पहले इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट था, बट व्हेन पैटर्न वाज चेंज इन 2017 तो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी पार्ट को इंडस्ट्रियल से हटा के इन्होंने जीएस पोर्शन में ऐड कर दिया। पर यह है प्योरली मैकेनिकल का सब्जेक्ट। आपने सेमेस्टर वगैरह जब पढ़े होंगे तो 6 सिग्मा, TQM, ISO, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, और 6 सिग्मा TQM वगैरह क्वेश्चन आप पुराने पेपर में देख सकते हैं, वो आ भी गए हैं। तो 3 इयर्स के पेपर अवेलेबल है, उससे थोड़ा आइडिया भी आपको लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, ये भी एरिया आप तैयार कर सकते हैं। तो आपका अभी तक हो गया मैथ्स, एप्टी, एनवायरनमेंट, मटेरियल साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड्स क्वालिटी। इसके बाद एक टॉपिक आपका है डिज़ाइन, ड्राइंग एंड सेफ्टी। ड्राइंग में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कि एक बार तो क्वेश्चन आए फिर एक बार नहीं आए, तो कुछ प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं मिल पा रही कि हम बहुत ज़्यादा कन्विंस हो पाए कि ये एरिया हम बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे और कितना आ जाएगा, कुछ आइडिया नहीं है। पर डिज़ाइन एंड सेफ्टी कंफर्म है, यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा। आप लास्ट 3 ईयर के पेपर देखें, सेफ्टी को सिलेबस में रखने का मीनिंग ही है कि क्वेश्चन जरूर आएंगे,
और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 3 क्वेश्चन आपको डिजाइन एंड सेफ्टी से मिल जाएगा। तो छोटा टॉपिक है, जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। ये ज़्यादा बेटर है कि हम डिज़ाइन सेफ्टी पहले प्रिपेयर कर लें। करंट अफेयर्स का जो एरिया है उसको लेके बहुत डाउट रहता है कि सर हम हिंदू पेपर डेली पढ़ें या हम ऑनलाइन साइट पढ़ें। मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि एनुअल मैगजीन जब आप अक्टूबर नवंबर में अवेलेबल होगी वो आपका मैक्सिमम एरिया कवर कर देगा। पर अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं तो द हिंदू आपको पढ़ना ही पड़ेगा। द हिंदू क्योंकि कंटेंट वाइज यूपीएससी को काफ़ी मैच कर जाता है, वो उसकी जो न्यूज़ कवरेज भी है क्वेश्चन ओरिएंटेड भी रहता है, वहाँ से काफ़ी कुछ डाटा मिल जाता है। सिविल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईएस के लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए हॉबी हो तो आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा नहीं आपको फ़ायदा करेगा इतना। एनुअल मैगजीन वो ऑलरेडी कवर कर लेगा डाटा, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट उसमें नहीं करना, क्योंकि टेक्निकल के लिए भी आपको टाइम मैनेज करना है। टेक्निकल के लिए इतना कुछ पढ़ने के लिए है, और करंट अफेयर बहुत वास्ट एरिया है। 3 मंथ और 4 मंथ में पूरा करंट पढ़ लेना ये अपने आप थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और करंट के लिए भी लोगों को ड्यूरेशन का डाउट होता है, कितने ड्यूरेशन का हमें प्रिपेयर करना है। देखिए लास्ट 1 मंथ 1.5 मंथ ऑफलाइन पेपर में करंट नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इट विल टेक अराउंड 1 मंथ टाइम फॉर पेपर प्रिंटिंग, प्रूफ रीडिंग, क्रॉस चेकिंग, तो इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। लास्ट 1 मंथ 1.5 मंथ का डाटा वो नहीं पूछते। पर जैसे मान लीजिए 5 जनवरी को आपका एग्जाम है, तो आफ्टर 20 नवंबर करंट आपको नहीं पढ़ना है, पर लास्ट 8 to 10 मंथ का डाटा आपको पढ़ना पड़ेगा। 8 to 10 मंथ का डाटा करंट का हो गया। कुछ क्वेश्चन और पुराने आ जाते हैं, पर वो गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन होंगे कि गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है, जैसे कि मिशन इंद्रधनुष या मुद्रा बैंक या मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया। तो ये सब स्कीम लगातार न्यूज़ में होती हैं, लगातार पीएम अपनी स्पीच में बोलते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार 2-3 साल पुराने भी हैं तो भी आ जाते हैं। पर मेन जो करंट का ड्यूरेशन है आपका वो 8 to 10 मंथ में कवर हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एनुअल मैगजीन पर रिलाई करना चाहिए, और क्लास नोट्स में सब कुछ कवर हो जाता है, मैक्सिमम डाटा मिल जाता है। हाँ, कुछ एब्सर्ड क्वेश्चन पूछ ले तो फिर वो पढ़ के भी नहीं बनने वाला है। न्यूज़पेपर में भी गारंटी नहीं है कि आप सारे लॉ पढ़ेंगे। तो करंट में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, क्लास नोट्स प्लस आपका एनुअल मैगजीन में वो कवरेज हो जाएगा। उसके अलावा फिर एक टॉपिक आपका एथिक्स। एथिक्स में आप कह सकते हो कि 50% एरिया आपसे बनेगा, 50% नहीं बनेगा। उसमें लैंग्वेज में ट्रैप होता है। एथिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कुछ कुछ लैंग्वेज में ट्रैप होगा, आपको लगता है कि आता होता है, या आंसर मैथमेटिक्स नहीं है वो कि फार्मूला लगाए और आपको आंसर पता लग गया कि हाँ यही आंसर होगा। तो एथिक्स वाले में आंसर करने के बाद भी कंफर्म नहीं रहता कि वो किसी की थिंकिंग पे है, थिंकिंग बेस्ड सब्जेक्ट है, तो वो आंसर आने के बाद भी आप कंफर्म नहीं कह सकते कि आपका आंसर ठीक है। तो पहला फोकस हम उन एरिया पे करें जहां पर श्योरिटी है कि हम इतना पढ़ेंगे तो ये इतना आएगा ही आएगा, आंसर आने से पता होगा हमको कि सही किया गलत किया। फिर हम बात करें कि एक कितना स्कोर अच्छा माना जाएगा, एक एवरेज स्कोर कितना हम करें कि जीएस पेपर में अच्छा माना जाए, क्योंकि पेपर करते समय हम पता नहीं लगा पाते कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स कर ले कि अच्छा स्कोर होगा। मैथमेटिक्स इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 90 से 94 अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं 2020 के लिए तो ये सेफ है। पेपर बहुत टफ आ गया तो हो सकता है 80 भी अच्छा स्कोर हो जाए, पर 90 से 94 के बीच में ऑन एन एवरेज ये ठीक स्कोर माना जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप मान के चलें 84 से 88 मार्क्स के आसपास, 84 से 88 के लिए तक अगर स्कोर आ रहा है सिविल में तो भी आपका जीएस सेफ है। इसी इलेक्ट्रिकल में आप मान के चलें 76 to 80 मार्क्स अगर आप इसी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट होकर ला रहे हैं तो ये ठीक स्कोर है। तो आपका सिलेक्शन जीएस से नहीं रुकेगा, फिर टेक्निकल आपको अच्छा करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीएस में ये है कि हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। देखिए फर्स्ट 20 मिनट्स आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कम टाइम में स्कोर हमें अच्छा करना है और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स का ही आएगा। फर्स्ट 20 मिनट्स हम पेपर को टर्न कर लें और जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमें दिखें उनको हम पहले कर लें, जिसमें हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए, जैसे लास्ट ईयर मीनामाटा कन्वेंशन मरकरीज डायरेक्ट आंसर था, या उससे पहले रॉटरडैम कन्वेंशन किस चीज़ को डील करता है डायरेक्ट क्वेश्चन था, या इंसिडेंट पे क्वेश्चन आया, स्मोक पे क्वेश्चन आया, ओजोन पे क्वेश्चन आया, ग्लोबल वार्मिंग पूछा, ये डायरेक्ट आंसर था। सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन था। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, इनमें कोई ज़्यादा आपको लॉजिक नहीं लगाने थे, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। सीडीएमए का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो आप फर्स्ट 20 मिनट में पेपर को टर्न कर लें और सिंपल वाले क्वेश्चन पहले कर लें, क्योंकि होगा क्या, किसी आप टफ क्वेश्चन पे अगर आप सॉल्व करने बैठ गए और अगर वो 15 मिनट चले गए तो लास्ट में हो सकता है क्वेश्चन छूट जाए, आप क्वेश्चन पूरे ना देख पाओ। तो एक टफ क्वेश्चन को तो आपने 15 मिनट दे दिए और कई सारे सिंपल क्वेश्चन आपने देखे ही नहीं।
एक टफ क्वेश्चन में जो आपने 10 मिनट लगा दिए उतने में तो आप सिंपल वाले 7-8 क्वेश्चन कर लेते। तो फर्स्ट 20 मिनट में जब आप पूरा पेपर टर्न करेंगे, अराउंड 18 क्वेश्चन जो सिंगल लाइनर होंगे, डायरेक्ट आपको आंसर पता होगा, वो आप पहले कर लो। उसके बाद फिर आप पेपर को अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको करना है फिर आप वैसे चलिए। पहला तो 20 मिनट आपने मेरे अकॉर्डिंग पेपर को टर्न किया, सिंपल क्वेश्चन कर लिए। अब आप पेपर को अपने अकॉर्डिंग टर्न करते जाइए 1 बाई 1, और जो क्वेश्चन बने फिर कंसेप्ट लगाया, फार्मूला लगाया, कुछ क्वेश्चन और बन गए। कहीं कहीं पे हमको डाउट आ जाता है कि सर 2 ऑप्शन है कि बी भी लग रहा है सही है और सी भी हो सकता है सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब हमें डिलेमा स्टेट हो, कंफ्यूजन हो, अगर हमें 70% से ज़्यादा श्योरिटी है तब तो हम उस पर रिस्क लें, और अगर 50-50% चांस है तो बेटर है कि उसको ना किया जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज द बिगेस्ट ट्रैप इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कंपटीशन इज ऑल अबाउट रिजेक्शन। अगर 1.5 लाख एस्पिरेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं और नंबर ऑफ सीट ओनली 500 या 600 के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब बल्क में तो लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है, सिलेक्शन के चांस तो उसमें कमी बन रहे हैं। और जो बिगेस्ट टूल है यूपीएससी के पास रिजेक्ट करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे हम पॉजिटिव मार्क्स जो लाए उसको सेव करें और नेगेटिव को मिनिमाइज करें। थोड़ा बहुत नेगेटिव तो होगा, पर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने में नेगेटिव हो रहा है, या हमें बहुत श्योरिटी थी कि हम 80% श्योर थे तो गलत हो गया, ये तो एक्सेप्टेबल है। कुछ क्वेश्चनों में ऐसा होगा, पर हम हेड टेल करके आंसर कर रहे हैं, या अननेसेसरी तुक्के लगा रहे हैं, या हमें लग रहा है कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाएगी तो हम तुक्के लगाए चले जा रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हमें लग रहा होता है कि आंसर ठीक हो जाएगा, पर वो सब फिर हम नेगेटिव करते चले जाते हैं। और जीएस में प्रॉब्लम ये है कि अच्छा खासा स्कोर आपका 90 तक बन रहा होगा, पर अगर आप नेगेटिव अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा ले लोगे तो वो स्कोर कहीं ना कहीं नेगेटिव होके 75 के आसपास चला गया, और एग्जाम के बाद आपको पता लगा कि 85 में तो अच्छा स्कोर था, पर वो तो आप लूज कर गए ना। नेगेटिव को हमें बहुत कंट्रोल करना है कि नेगेटिव कोई बहुत ज़्यादा श्योरिटी जिस क्वेश्चन पे हो, 70% से ज़्यादा श्योरिटी हो तो ही हमें रिस्क लेना है। 50-50% चांस है ऐसे क्वेश्चनों को नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव हमें नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत नेगेटिव आएगा, पर ज़्यादा नेगेटिव अगर आ गया तो बाद में आप ये रिग्रेट करोगे कि नेगेटिव इतने नहीं होते तो हम एवरेज स्कोर हमारा अच्छा था। तीसरी चीज़ है, सिंपल वाले क्वेश्चन आपने पहली बार में कर लिए, डाउट वाला था वो भी हो गया। अब सिर्फ आपके पास एक वैरायटी क्वेश्चन बचे जिनका आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपने कभी सुना ही नहीं है, पर आप पेपर कंप्लीट कर चुके, आप अगल बगल देख रहे हैं, लग रहा है कि सब स्पीड से बबल फिल कर रहे हैं, तो फिर आप दोबारा पेपर चेक करने बैठ गए और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था आपने उनको भी अटेम्प्ट कर दिया। ये जो आप लास्ट मोमेंट में क्वेश्चन कर रहे हैं वो ज्यादातर नेगेटिव हो रहे हैं। आपको पेपर करते समय कैसे पता है कट ऑफ ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी? अगर पेपर टफ आया कट ऑफ नीचे चली जाएगी, तो वो आपको पहले नहीं सोचना है। आप सिर्फ जितना, अगर आपने ऑनेस्टली पढ़ा है, आप उतना पेपर ऑनेस्टली करके चले आओ, अपने आप उसमें जो आपका एवरेज स्कोर बनेगा वो अच्छा होगा। और पेपर को देख के अंदाजा लग जाता है, अगर नेगेटिव बहुत ज्यादा आप कर रहे हो तो जो ठीक किया है वो भी गलत हो जाएगा, उससे तो कुछ भी नहीं होना। तो हम उसके पीछे ना भागें, जितना हमने ठीक किया है उसको ही हम प्रोटेक्ट कर लें, और टेक्निकल हमें ज़्यादा ध्यान देना है। जीएस में इतना ही काफ़ी होगा। पर मैं 3 साल से जो मेरा अपना एनालिसिस एग्जाम को लेके है कि ज़्यादातर बच्चों ने जो गलती की है वो नेगेटिव मार्क्स में ज़्यादा गलती की है। अच्छा खासा 80-90 मार्क्स का पेपर करके आए, पर वो नेगेटिव इतना कर दिए कि जो स्कोर आ रहा था वही पीछे चला गया, और बाद में रिग्रेट कर रहे थे सर 5 मार्क्स और हो जाते, 10 मार्क्स और हो जाते। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल और भी है, जब जिन लोगों ने पेपर अटेम्प्ट कर रखा है पहले, 17 में पेपर दिया या 18 में पेपर दिया, आप अपने मार्कशीट में देखो प्लस में कितने मार्क्स आए और माइनस में कितने मार्क्स आए, और माइनस आप हटा दो, अगर वो माइनस ना होते तो प्लस में मार्क्स आपके कितने होते, उससे आपको आइडिया लग जाएगा आपका स्कोर कितना था। तो ये हम कर सकते हैं, वो तो हम पेपर दिए हुए तो उससे पता लग जाएगा, पेपर देख के पता लग जाएगा कितना स्कोर था, निगेटिव की वजह से गड़बड़ हुआ। फिर एक चीज है, लास्ट में क्वेश्चन हमारे बन गए, कट ऑफ हमको जो एक रेंज आइडिया है इतना बन रहा है तो नेगेटिव नहीं करना फालतू। लास्ट में बात आती है, एक छोटी सी चीज है कि बबल कैसे करें। ज्यादातर लोग 2 स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि सर हमने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया और लास्ट में बबल फिल करने बैठे। वो पहले टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि सर 15 मिनट में हम लास्ट में बबल फिल कर लेंगे। आपको पहले से कैसे पता? अगर कई सारे क्वेश्चन रह गए होंगे तो आप लास्ट मोमेंट में सोचोगे 5 मिनट में और क्वेश्चन कर लेता हूँ और 10 मिनट में बबल कर लूंगा। तो टाइम मैनेजमेंट वो हो नहीं पाता, और कई बार स्पीड में हम बबल करते हैं, गलतियां हो जाती हैं। या दूसरा मेथड हम फॉलो करते हैं कि 1 क्वेश्चन 1 बबल, सेकंड क्वेश्चन सेकंड बबल। ये भी स्ट्रेटजी गलत है, क्योंकि टाइम बहुत किल होता है, इसमें रिदम टूटता है बार बार। हम ये कर सकते हैं कि एक बार में हम 2 पेज पढ़ सकते हैं। आप पेपर ओपन करें, 2 पेज में जितने क्वेश्चन आए, मान लो 2 पेज में 12 क्वेश्चन आए, 5 आपने कर लिए, 5 बबल एक साथ।
नेक्स्ट 2 पेजेस पे गए, 20 क्वेश्चन थे, 12 आपने कर लिए, 12 बबल एक साथ, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इससे हमारी स्पीड भी मेंटेन रहेगी, एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी, और हम जितना हम कंप्लीट करते गए वो साथ साथ हम फिल करते गए, लास्ट मोमेंट का हमें वेट नहीं करना है। एक फिर बच्चों का कंसर्न आता है कि सर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, उनको कैसे करना है। देखो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिन क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट मिलेंगे, 4 स्टेटमेंट वाले ज्यादातर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट आपको रिवर्स दिया होगा, अपोजिट दिया होगा। तो 4 स्टेटमेंट को हम पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एब्सर्ड स्टेटमेंट को पिक कर लें और एलिमिनेट कर दें। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे एलिमिनेशन से बन जाते हैं कि आपको 2 स्टेटमेंट आता है, एक स्टेटमेंट आपको नहीं आता, आप एलिमिनेट करके बना सकते हो। और हवा में बात ना करें, हम एग्जाम के क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट गिवन करेक्ट, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आया। एक स्टेटमेंट था कि एसी ड्रेन इज नॉट मेजर एनवायरमेंटल इशू, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। तो एसी ड्रेन नॉट मेजर एनवायरमेंटल इशू, हमें सबको पता है कोई मेजर इशू है, अगर हम इसको एलिमिनेट कर देते तो वो क्वेश्चन हमारा बन जाता। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया कि किस सेक्टर के लिए सेफ्टी पॉलिसी कुछ बनी हुई है, 3 ऑप्शन में एग्रीकल्चर लिखा हुआ था। एग्रीकल्चर के लिए सेफ्टी पॉलिसी बनी होती तो फार्मर सुसाइड क्यों करता। एक क्वेश्चन आया था कि टिम्बर ओवर हार्वेस्टिंग की जाए अगर तो एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ ठीक होगी, वो एब्सर्ड स्टेटमेंट था, उसे हम एलिमिनेट कर देते तो आराम से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते, आंसर बन जाता। तो एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा है मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन को करने के लिए। फिर बात आती है असर्शन रीजन को लेके। असर्शन रीजन में अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो सी और डी आंसर हो गया, आपको पता है। कई बार क्या होता है, 2 ऑप्शन कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, ए और बी कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर वो बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट आ गया कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज क्लाइमेट चेंज, और सेकंड स्टेटमेंट आ गया कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो आपस में कोई लिंक नहीं है, इंडिविजुअली बोथ आर करेक्ट। पर आपस में लिंक है कि नहीं, इनको अगर देखना है तो कई बार स्टेटमेंट बहुत क्लोज होता है, हम समझ नहीं पाते। देखो बुक की हम लोगों की रीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि एक रिदम हमें पता होता है, अगर कंटेंट फ्लो में बन रहा है तो हमें पता होता है। 2 और 3 रीडिंग में अगर वो एक फ्लो बन रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको 6 to 7 रीडिंग करनी पड़ रही है, इसका मतलब यह है कि वो लिंक बन नहीं रहा, हम जबरदस्ती लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो गलत होगा। अगर इतनी देर में हम समझ ना पाए, 2 और 3 रीडिंग में क्लियर नहीं हुआ या 5-6 टाइम पढ़ना पड़ रहा है तो फिर बी भी समझ नहीं आ रहा, तो ज़्यादा बेहतर उनको ना किया जाए। कई बार ये क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। तो जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एग्जाम में वो सब हम अप्लाई करके देखें, और मिनिमम टाइम में हम कोशिश करें अच्छे से अच्छा स्कोर जीएस में हमारा बने। तो अगर हम मैकेनिकल के लिए 90-94 के बीच बन रहा है, सिविल के लिए 86-84 के आसपास आ रहा है, ईसी इलेक्ट्रिकल में 76 से 80 के बीच स्कोर है तो अच्छा स्कोर है, तो हम इसको सेफ मान के चलें। और टेक्निकल वाला जो पेपर हमारा है फिर हम उस पर एफर्ट ज़्यादा करें, क्योंकि फिर वो डिसाइड करेगा कि हमारी कट ऑफ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए अब इतना डिस्कशन करते हैं, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक हम किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।